Yes, please. Welcome to SD Commerce Career, Sector 10 Panchkula. This is CS Hayagwal here. आज हम रजे कैश फ्लो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। थोड़ा सा पहले नोटिंग पार्ट, बिल्कुल बेसिक सा पार्ट सी। पहले हमने ये चैप्टर किया हुआ है, आज दोबारा से एक रिवीजन मान लो। आपके जो बेसिक क्वेश्चंस हमारे पास नहीं थे वो भी कवर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। चैप्टर का नाम लिखिएगा न्यू पेज पे, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखिएगा जी। कैश फ्लो स्टेटमेंट पहले तो जैसे ही नाम सजेस्ट कर रहे हैं जी, कैश फ्लो एक स्टेटमेंट है, कोई अकाउंट नहीं है तो सो इसमें कोई डेबिट का वर्ड यूज नहीं होगा सिंपली। और इसके नीचे हम जब लिखेंगे हमेशा ये बनेगी कब, फॉर द ईयर एंडेड। सबसे मेन चीज 1 मार्क के क्वेश्चन हो जाते हैं। क्या ये एज एट बन सकती है? कभी नहीं। फॉर द ईयर एंडेड हमेशा साल के आखिर में ही बनेगी। और सबको बनाना नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ये मैंडेटरी नहीं है। फर्म्स एज इंडिविजुअल मैं अपनी कैश फ्लो कब नहीं बना पाऊंगा। पहले तो सिर्फ कंपनी में भी कुछ कंपनीज के हैं लिमिटेड, मतलब ऐसा नहीं कि सब कंपनी को बोल दिया क्या कंपनी हो हाँ अपनी कैश फ्लो बना सकते हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं किया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखिएगा थ्योरी के लिए मेथड्स। नेक्स्ट लिखिएगा मेथड्स। कैश फ्लो बनाने के हमारे पास 2 मेथड हैं। नंबर 1 है डायरेक्ट मेथड। नंबर 1 है डायरेक्ट मेथड। नंबर 2 है इनडायरेक्ट मेथड। लिखिएगा नंबर 1 है डायरेक्ट मेथड, नंबर 2 है इनडायरेक्ट मेथड। दाना जी हमारे सिलेबस में अच्छी बात यह है कि सिर्फ एक ही मेथड है, वो कौन सा है? इनडायरेक्ट कर सकते हैं। हमें डायरेक्ट की एक भी बात, हमें एक भी पॉइंट डिस्कस नहीं करना, सिर्फ इनडायरेक्ट ही हमें पूछा जाएगा अगर बड़ा क्वेश्चन आता है। बड़े में क्या, नेक्स्ट चलता हूं सर। ये एक्टिविटीज, हाँ जी बोलिए। वो कैश इनफ्लो आउटफ्लो के लिए, इनफ्लो आउटफ्लो के लिए बैलेंस शीट के बीच में 2 साल के दौरान क्या इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो, और मैच करना चाहिए। तभी मैच करेंगे ना। आपकी जेब में जितने पैसे होते हैं वो मैच करते हो। 1000 रुपए थे, 5000 आए, टोटल कितने हुए 6, 4000 खर्च हुए, क्लोजिंग बैलेंस क्या होना चाहिए 2। क्लियर कट है। अगर वो 2 ना आ रहा हो, मान लीजिए 1500 आ रहा है, 500 रुपए का डिफरेंस है, सोचेंगे कहां गया। तो हमने पूरी बैलेंस शीट के वर्ड को, बैलेंस शीट में भी क्या एसेट्स और लायबिलिटीज को, ये भी लिखना चाहता हूं टाइप ऑफ एक्टिविटीज में बांट दिया। कौन सी है लिखिए एक्टिविटीज। नंबर 1 ऑपरेटिंग लिखिएगा। नंबर 1 ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नंबर 2 इन्वेस्टिंग। नंबर 3 फाइनेंसिंग। नंबर 1 ऑपरेटिंग। लिखिए जी। तो 3 तरह की एक्टिविटीज है हमारे पास, 2 मेथड्स थे। कौन कौन से? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अपने सिलेबस में कौन सा सिर्फ इनडायरेक्ट। एक्टिविटीज में 3 है। नंबर 1 नोट कीजिएगा ऑपरेटिंग, नंबर 2 इन्वेस्टिंग, नंबर 3 इज द फाइनेंसिंग। नाम आगे एक्टिविटी और रिदम है, पहले ऑपरेटिंग ही बनेगा, नंबर 2 इन्वेस्टिंग बनेगा, नंबर 3 फाइनेंसिंग। एक क्वेश्चन ऊपर 1 मार्क कर लिख लीजिएगा। आपको क्या इसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है? एएस लगता है 3। कौन सा लगता है? एएस 3। फुल फॉर्म बोलेंगे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, उसके साथ लिखेंगे रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। क्या लिख सकते हैं आप लोग? रिवाइज्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। 2 मेथड हो, 3 एक्टिविटी की बात है। करना क्या है सिंपल बता देता हूं। हमें बैलेंस शीट गिवन होगी। क्या गिवन होगा? बैलेंस शीट गिवन होगी 2 इयर्स की। मैं एक छोटा सा सैंपल बना के दिखा रहा हूं। आप यहां पे मुझे ईयर बोल दीजिए 31 मार्च मान लो 2020। कोई फायदा नहीं। चले लो जी, नोट करो। तो हमने क्या क्या लिखा था कि कैश फ्लो चैप्टर का नाम, इस पे एएस कौन सा लगेगा? एएस 3 रिवाइज्ड। मैंने कुछ नाम चेंज किया इसके आगे, अकेला एस नहीं है। 3 के रिवाइज मतलब ये चेंज हो चुका इसमें। ठीक, 2 मेथड है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हमने कौन सा सीखना? सिर्फ इनडायरेक्ट। 3 एक्टिविटी है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग में 2 ईयर ले रहा था बैलेंस शीट के। मान लीजिए 31 मार्च कौन सा है? 2020। और यहाँ पे कौन सा है? 2021। सब जानते हैं हमारे पास 2 चीजें गिवन होंगी क्वेश्चन में। क्या क्या जल्दी बोलिएगा? एक है लाइबिलिटीज और दूसरी क्या गिवन है हमारे पास? एसेट्स। एक है लाइबिलिटीज और एक क्या है? एसेट्स। अब लाइबिलिटीज में ज्यादा बात करूं तो अपने रेशियो पार्ट में मुझसे सीखा हुआ है। तो 3 तरह की लाइबिलिटीज थी। नंबर 1 शेयर होल्डर फंड्स,
नंबर 2 एनसीएल और लास्ट कौन सा था सीएल। आप लिख लेंगे लाइबिलिटीज में हमारे पास यहाँ पे क्या था, लिखिएगा शेयर होल्डर फंड्स, नेक्स्ट क्या था एनसीएल और लास्ट क्या था बोलिएगा सीएल। तीन तरह की हमारे पास लाइबिलिटीज थी, शेयर होल्डर फंड्स, एनसीएल और सीएल। एसेट्स में हमारे पास क्या क्या था एनसीए, वैसे देखो दूं एसेट्स में दो ही थे, एनसीए और क्या था सीए, ज्यादा कुछ नहीं था। लिखिए जल्दी, एसेट्स में हमारे पास दो ही वर्ड हैं एनसीए और क्या सीए। लाइबिलिटीज में तीन वर्ड हैं शेयर होल्डर फंड्स, एनसीएल और क्या सीएल। इन 2 इयर्स के बीच में, इन 2 इयर्स के बीच में जो भी एसेट लाइबिलिटी में चेंज होगा, चेंज में भी दो तरह का होगा, लिखिएगा वर्ड चेंज दो तरह में होंगे, मे बी इनफ्लो और मे बी आउटफ्लो। या तो पैसा आ सकता है या पैसा जा सकता है। पैसा इनफ्लो होगा तो उसको मैं सिंपली लिखूंगा लाइक दैट 10,000, कुछ नहीं चेंज, सिंपल 10,000। आउटफ्लो होगा तो वही 10,000 के आगे हम लोग क्या लगा देने वाले हैं ब्रैकेट्स। तो ध्यान से समझिएगा, सिंपल सा वर्ड है, चैप्टर का नाम है कैश फ्लो। कैश का फ्लो देखना है, मे बी पैसा आएगा मे बी पैसा जाएगा। कहां से देखना है सर, फाइनल अकाउंट पड़ा था ट्रायल बैलेंस से, सिंपली यहां ट्रायल नहीं होगी, यहां हमें क्या गिवन होगा, अभी क्वेश्चन दिखाने वाला हूं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या होगा, लाइबिलिटीज होंगी या फिर एसेट्स होंगी। अब लाइबिलिटी से पैसा आना है या जाना है वो आपने देखना पड़ के कि पैसा आ रहा है या जा रहा है। एसेट्स को पैसा एसेट लेने से या बेचने से कौन सा है, तो एसेट परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा, एसेट सेल करेंगे तो पैसा आएगा। हाँ मैंने अभी ये बात नहीं करी मे बी वो नॉन करंट है मे बी वो करंट है। क्लियर, दो बैलेंस शीट हमें दी होगी अभी के, सिंपल। हाँ बच्चे का डाउट क्या सर, फाइनल अकाउंट में जैसे नीचे का एडजस्टमेंट्स दी होती थी, क्या यहाँ पे भी कुछ एडजस्टमेंट्स होंगी, हो सकती हैं लाइक दैट डेप्रिसिएशन, सिंपली डिविडेंड, एक नया वर्ड आपके लिए प्रपोज्ड डिविडेंड, टैक्स, कंपनी की बात करूंगा तो प्रोविजन फॉर टैक्स, उसकी बात भी कर सकता हूं, मेनली डेप्रिसिएशन। और सीबीएसई ने जैसे अमेंडमेंट दी है क्या कि आपको पेपर में ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं पूछेंगी, हार्डली 1 और 2, मतलब ज्यादा क्वेश्चन करें 5-5 पॉइंट्स वाले कोई फायदा नहीं। प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, प्रैक्टिस ले कर सकते हो, पेपर में एक ही क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का, वो क्या आएगा एक एडजस्टमेंट के साथ, मे बी वो डेप्रिसिएशन हो, मे बी वो टैक्स की हो, मे बी वो डिविडेंड की हो। क्लियर हो गया। तो ये ओवरऑल हमारी थ्योरी लिखी, कितनी तरह की एक्टिविटी हमारे पास है और रिपीट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और क्या नाम है फाइनेंसिंग। थोड़ी सी बेसिक बात करते हैं स्टार्टिंग से, यहीं पे बात कर लेते हैं। फाइनेंसिंग से मीनिंग समझाइए, कंपनी को फाइनेंस की नीड है, कंपनी को फाइनेंस की नीड है मतलब पैसे की जरूरत है। कंपनी पैसा कहां से इकट्ठे करेगी, सोच के देखिए। नंबर 1 शेयर्स, नंबर 1 शेयर होल्डर या शेयर्स बोल दीजिए। नंबर 2 डिवेंचर्स, बोले डाउट। नंबर 3 मैं सिंपल लिखना चाहूंगा लोन, बात खत्म। 3 तरह के लोग हैं जी जिनसे मैं पैसा इकट्ठा कर सकता हूं, शेयर बेच के, डिवेंचर्स बेचकर, अभी पढ़ा नहीं हमने चैप्टर, और लोन तो फिर ले ही सकते हैं हम लोग, दिक्कत ही नहीं है। शेयर्स में आप लोग लिख पाएंगे 2 तरह के लिख देना, इक्विटी और प्रेफरेंस, 2 एरो बना के लिख लेना शेयर्स के नीचे, शेयर्स के नीचे आप यहाँ पे 2 एरो बना देना, एक के नीचे इक्विटी और एक के नीचे पीआरईएफ डॉट प्रेफरेंस। तो यार है सर किसी भी तरह की इक्विटी हो सकती है, प्रेफरेंस हो सकता है, पैसा आना चाहिए जैसे भी है, सिंपल भाषा में। डिवेंचर्स तो एक ही तरह की होंगी, इसको कंफ्यूज नहीं करूंगा। बॉन्ड्स, डिवेंचर्स वन एंड सेम थिंग, एक ही बात है, ठीक है। लोन्स कोई खास बात नहीं करी, ठीक है। डिवेंचर और लोन को खुश करने के लिए इन लोगों को कंपनी क्या पे करती है, सोचिएगा। इंटरेस्ट पेड वर्ड लिखिएगा स्पेशली साथ में, इंटरेस्ट पेड जाना चाहिए, पेड दे दिया तो पैसा जाएगा। शेयर्स को खुश करने के लिए कंपनी क्या पे करेगी, सोचिएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। डिविडेंड, ये भी पेड बोल रहा हूं, इसका लॉजिक है, बताऊंगा क्या कुछ है कंसेप्ट। डिविडेंड पेड ये होना चाहिए। कितने वर्ड्स हो गए चेक करो, मेरे से 5 हो गए। शेयर, डिवेंचर, लोन, डिविडेंड, इंटरेस्ट, 5। 2 वर्ड्स एक्स्ट्रा थे, कौन से लिखेगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, बैंक ओडी, और एक था एसपीआर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एसपीआर की फुल थी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। वैसे शेयर से हमारा छुटकारा हो चुका, वहां बात नहीं है हमारी, पर सिक्योरिटी प्रीमियम तो यही सुना था। शेयर पे या डिवेंचर पे भी सुनेंगे आप लोग अभी, तो मैंने वर्ड बोल दिया एसपीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। हाँ बैंक कोडी का आज भी डाउट है, इसको फाउंडेशन लेवल, सीए लेवल, सीए फाइनल लेवल पूछोगे, इसके 3 आंसर है मेरे पास बैंक कोडी के। बैंक कोडी को कुछ बच्चे कहते हैं सर फाइनेंसिंग ले लो, आपकी सीबीएसई बुक कहती है, तो मैंने कहा फाइनेंसिंग ले लो, क्या दिक्कत है। कुछ बच्चे कहते हैं सर बैंक कोडी तो करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी आपने हमें सिखाई थी, कहां पे आती है, ऑपरेटिंग में, मैं कहा वहां ले लो तब भी आंसर मैच करेगा। कुछ बच्चे कहते हैं सर बैंक कोडी तो बैंक का बैलेंस भी होता है, अब कंपनी का बैंक कोडी होने का मतलब क्या, कंपनी का करंट अकाउंट होगा,
कंपनी का करंट अकाउंट होएगा, बैंक का बैलेंस क्या चल रहा होगा, नेगेटिव। तो आपने कहा था बैंक का बैलेंस में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, तो तीसरा आंसर है इसको कैश बैलेंस ले दो। तीनों ठीक है, बट हम एक बुक मान लेंगे, सीबीएसई का पेपर है, नॉट कोई हाई लेवल की स्टडी पे है, +2 सीबीएसई ने क्या गया, सिंपल इसको क्या मानो, फाइनेंस। शॉर्ट टर्म बोरिंग, बोरिंग में भी लॉन्ग हो में भी शॉर्ट हो, वो कहां लेके चलेंगे आप इसको, फाइनेंसिंग में। तो खत्म, फटाफट लिख लीजिए, 7 वर्ड्स है। नंबर 1 शेयर्स, याद कर लीजिएगा, अभी खत्म करना है। नंबर 2 डिवेंचर्स, हम अभी ये बात नहीं कर रहा डिवेंचर आ रहे हैं जा रहे हैं, वो क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा। लोन आया या दिया, वो बात की बात है कि लिया या रीपे कर दिया, पहले लिया होगा। तीनों दोनों पे इंटरेस्ट पेड, शेयर्स पे डिविडेंड पेड, 2 वर्ड एक्स्ट्रा है, बैंक ओडी और एसपीआर। ये मैं इतना इसलिए बोल रहा हूँ, पेपर में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको 3-4 वर्ड्स देगा, आइडेंटिफाई करो। कहेगा बैंक ओडी कौन सी एक्टिविटी में है, आपको वहां टिक करना होगा, लिखना पड़ सकता है, मे बी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है तो फाइनेंसिंग है। अब हेड्स अप तो आएंगे नहीं, वहां खत्म हो गए पहले हमारे, तो इतना ऐसा जरूर हो सकता है। इस पे एएस कौन सा लिखता है बताया था मैंने, एएस3 बताता क्या है, सिंपल लैंग्वेज में पूछा जाए, फॉर्मेट। एएस3 क्या बताता है अपने को, फॉर्मेट। कैश फ्लो बनेगा कैसे, बनेगा कैसे। अब मैं किसी को कहूँ अकाउंट बनाइए, सबको आता है, टी शेप बना के बैठ जाएंगे आप, डेबिट कार्ड लिख के बैठ जाएंगे, नाम बताओ सर अकाउंट का क्या नाम है। मैं यहाँ नाम नहीं बोल रहा, मैं फॉर्मेट पूछ रहा हूँ, तो लिखा ही नहीं कभी हमने। आपने जो सिखाया था वो 3 लाइन वाला था सिंपल, पर फॉर्मेट ही बताता है कि नंबर 1 पे हमारे पास क्या बनेगा, ऑपरेटिंग, नंबर 2 पे इन्वेस्टिंग, नंबर 3 पे फाइनेंसिंग। फिर तीनों इकट्ठे करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो लास्ट में देखेंगे। और सबसे अच्छी चीज क्वेश्चन की, इसका आंसर हमें पहले पता होगा, इसका आंसर हमें क्वेश्चन में पहले पता होगा कि मेरा इतना आंसर आना चाहिए, किससे, एक एक का नहीं, तीनों एक्टिविटी से ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, 2 मेथड्स हैं, दोबारा बोल रहा हूं, पेपर में याद रखिएगा, डायरेक्ट और कौन सा, हमारे सिलेबस में एक है इनडायरेक्ट, डायरेक्ट की मैं बात भी नहीं करूंगा। ठीक है, क्या फर्क है ये भी नहीं बताऊंगा, क्यों है क्या है, सिंपली हम इंटरेक्ट की बात करने वाले पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एक बार चैप्टर हमने पहले कर लिया था, पर एक बार दोबारा से रिव्यू कर रहे हैं, 41 से 49 क्वेश्चन छोटे वाले, तो बाकी हमारे 50 से ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रखे हैं, ऐप पे भी पड़े हैं। ठीक है, तो ये स्टार्ट कर रहे हैं, आगे सुनिएगा, यहीं पे हम लोग नेक्स्ट लिखेगा। इन्वेस्टिंग से आप लोगों का क्या मतलब है, बहुत बार बोलते हैं हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स, पैसा इन्वेस्ट। आज के टाइम पे तो इन्वेस्टमेंट सुनेंगे लोग, एक चीज जानते हैं, शेयर्स, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, यही जानते हैं, बिल्कुल वो भी सही है, पर उसको तो हम एनसीआई बोलते हैं अपनी भाषा में, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। यहां मैं एक वर्ड और कहना चाहूंगा, इन्वेस्टमेंट किसमें करते हैं लोग, फिक्स्ड एसेट में, कभी सुना हो, लिख लीजिए, परचेज सेल ऑफ एनसीए, एक वर्ड ही कह दिया मैंने, परचेज सेल ऑफ एनसीए, नॉन करंट एसेट्स। मोस्टली नॉन करंट एसेट्स में मैं किसका नाम लेना चाहूंगा, एफए। एफए कौन सा, फिक्स्ड एसेट। हाँ, वैसे आगे 2 तरह का है, टेंजिबल और कौन सा, इंटेंजिबल, बहुत डिफरेंट बात हो जाएगी। नेक्स्ट, परचेज सेल ऑफ एनसीआई, लिख लीजिएगा, परचेज सेल ऑफ एनसीआई, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। हाँ, वो आपकी इच्छा, आप इन्वेस्टमेंट के नाम पे क्या लेते हो, इन्वेस्टमेंट के नाम पे चाहे आप क्या लीजिए, शेयर्स, चाहे आप क्या लीजिए, डिवेंचर, कॉमन सेंस है। अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको डिविडेंड मिलेगा, लिख लीजिएगा, डिविडेंड रिसीव्ड इज आल्सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो डिविडेंड मिलेगा। डिवेंचर्स लेंगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, इसमें क्या डाउट है। बच्चा कहता है ये कैसे हो सकता है, हम इंटरेस्ट दे भी रहे हो, हमें ले भी रहे हैं, क्योंकि हम एज अ कंपनी में किसी और कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अब रिलायंस टाटा में इन्वेस्ट कर सकती है, को लग रहा है अच्छा चल रहा है, टाटा पे लगाते हैं पैसे, फालतू फंड्स पड़े इन्वेस्टमेंट तो वो भी करते हैं, सिंपल चीज। जरूरी थोड़ा मैं अपनी कंपनी में ही लगाई जाऊं एज अ कैपिटल, क्यों जरूरी है, हम लोन दे देते हैं किसी को, लोन दे दिया, वो इन्वेस्टिंग है, उस पर इंटरेस्ट आ रहा है, मेरी इनकम है। जैसे राइट नाउ मेरे पास 5 लाख रुपए पड़े हैं, मैं सोच रहा हूँ एफडी करा दूं, कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरा मन कह रहा है, जो अगर रिस्क नहीं लेना चाहता, रिस्क ले चाहता हूँ, 5.5% ब्याज मिलेगा, मैं क्यों मंगा लूं। मैं आम किसी प्राइवेट आप जैसे बंदे को लोन पे दे देता हूँ, मार्केट से थोड़ा कम, नॉट एफडी से ज्यादा, जैसे कि 12% नॉर्मल रेट चल रहा है, 1 महीने का 1%, अब मेरा इंटरेस्ट है। हाँ, लालच या मेरा रिस्क मेरा है, बैंक से गारंटी है 5.5 आएगा ही आएगा, गारंटी है, आपकी गारंटी नहीं, या कल को वो भी ना आए, सिंपली, पर मेरे रिस्क मेरा था, पर 12 मिल रहे हैं, तो मैंने सोचना इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। हाँ, अगर लोन दूंगा तो इंटरेस्ट मिलेगा, तो यार रखिएगा 6 वर्ड्स हुए, परचेज सेल ऑफ एफए, परचेज सेल ऑफ एनसीआई, 4 डिविडेंड रिसीव, और कौन सा, इंटरेस्ट रिसीव। एक और वर्ड साथ में ऐड कर लीजिएगा, रेंट रिसीव्ड, एक नया वर्ड आपके लिए, रेंट, लिख लीजिएगा, रेंट रिसीव्ड, मोस्टली कॉमन एग्जांपल है हमारे यहाँ बड़े शहरों की, हम प्रॉपर्टीज में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी रियल एस्टेट बना के उसको रेंट पे दे रहे हैं, जैसे शोरूम रेंट पे दे रहे हैं, रेंट आ रहा है, उनकी इन्वेस्टिंग है, पैसे लगा के रख दिए फालतू पड़े थे। ऐसे आजकल देखते हो बिजनेस स्क्वायर्स बन रहे हैं, बिजनेस पार्क बन रहे हैं, बड़े बड़े बनाए, रेंटल पे दे दो, फिक्स इनकम पड़ी हो, सिंपल है। तो ये चीज आती है रेंट रिसीव। लास्ट क्या बचा, जल्दी बोलिएगा, ये थोड़ा लेंथी है, लेंथी भी क्या थोड़ा कंसेप्ट है, लिखिएगा, ऑपरेटिंग नाम पहले तो,
ऑपरेटिंग के अंदर 3 पार्ट थे, लास्ट टाइम भी मैंने समझाया था ऐसे करके 3 पार्ट थे। पहला पार्ट क्या था, हम प्रॉफिट को क्या करेंगे जी, रेक्टिफाई। रेक्टिफाई मैं सिंपल भाषा में बोल देता हूँ कि जो से याद रहता है, गलती है कुछ, मतलब प्रॉफिट जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा इन द अंडर द हेड कहां पे, रिजर्व एंड सरप्लस। फिर तो प्रॉफिट दिया कहां होगा ये दिखा दूं, कहां दिया होगा, रिजर्व एंड सरप्लस। कई बार तो अलग अलग करके दिया हुआ है, सीधे लिखा होगा रिजर्व एंड सरप्लस डायरेक्ट। रिजर्व एंड सरप्लस में जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो गलत है, बच्चे कहते हैं वो गलत है, तो बैलेंस शीट में दिया हुआ गलत कैसे हो जाएगा, गलत मतलब मेरी सेंस में गलत है अकॉर्डिंग टू माय चैप्टर कैश फ्लो। वैसे ठीक है, अब इसमें गलती क्या, आपने कुछ ऐसी आइटम्स लेस कर रखी हैं जो लेस नहीं करनी थी, आपने कुछ ऐसी आइटम्स ऐड कर रखी हैं जो ऐड नहीं करनी थी। आप कहते एग्जांपल दे दीजिए। नंबर 1 एग्जांपल, डेप्रिसिएशन। सुनते जाना और दिमाग चलाते जाना। डेप्रिसिएशन लगाने से क्या आपकी जेब से पैसे गए, कभी भी नहीं। आपकी जेब में मोबाइल है 50,000 रुपए का, जो 30,000 का रह गया होगा, 40 का रह गया होगा, क्या 10,000 गए, वो तो उस दिन ही चले गए थे जिस दिन हमने उसको परचेज किया था। बट राइट ऑफ तो कर रहे हैं, मशीनरी के ऊपर हर चीज के ऊपर डेप्रिसिएशन लगते हैं इनकम टैक्स अकॉर्डिंगली। हर साल उसकी वैल्यू कम होती है। आपकी कार नहीं ली थी 10 लाख की है, मेरे वाली 4 साल बाद मेरे 5 लाख की भी ना हो, मैं कहूँ जी 5 लाख चले गए, कहाँ चले गए, वो तो डेप्रिसिएशन हम लगा रहे हैं फॉर ट्रू एंड फेयर यूज, जिसको मैंने मीनिंग समझाया था, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट है, बांटना, और कुछ नहीं, उसके पैसे नहीं जा रहे पर हमने माइनस किया हुआ है। और प्रॉफिट माइनस करने से हमने प्रॉफिट को क्या कर दिया होगा, कम कर दिया होगा, जबकि एक्चुअली कैश फ्लो के अकॉर्डिंग वो तो खर्चा हुआ ही नहीं ना, तो उससे प्रॉफिट आपने माइनस करके, तो मुझे ठीक करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा। ऐसे एग्जांपल बहुत है मेरे पास। गुडविल राइट ऑफ, अब तो बढ़ चुके खुद, गुडविल राइट ऑफ करने से क्या पैसे जाते हैं, कभी भी नहीं जाते, हमने माइनस किया हुआ है, ठीक करिए। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी एग्जांपल सुनो, 1 लाख का मोबाइल लेके 80,000 में बेच दिया, अब कहते 20,000 चले गए, मैं उल्टा 80,000 आए हैं, कहाँ गए हैं, 20 तो उस दिन ही चले गए थे जिस दिन तूने मोबाइल लिया था, तो आज उल्टा ये क्या 80,000 आए हैं, तो पक्का तूने लॉस प्रॉफिट में से क्या किया होगा, माइनस। आज ठीक कर, इसको ऐड कर। तो ये गलती है कुछ हमारी। बच्चा कहता चलो माइनस वाली तो ठीक लगी, आपकी बात हमें ठीक लगी। इसमें और एग्जांपल माइनस में सबसे बेस्ट एग्जांपल, 2 एग्जांपल सबसे बेस्ट। नंबर 1 जो कंपनी में आती है मेन, प्रोविजन फॉर टैक्स, इनकम टैक्स। आपको पता होना चाहिए इनकम टैक्स कभी भी हम सेम ईयर पे नहीं करते। अभी भी, अभी इस टाइम कौन सा साल खत्म होने वाला है मुझे बता सकते हो आप, जिसको मैं प्रीवियस ईयर बोलते हो, आप लोग अपनी भाषा में फाइनेंशियल ईयर बोलते हो। अभी कौन सा साल खत्म होने वाला है, 21-22, ये खत्म होगा ना 21-22। मैंने अभी अपनी रिटर्न भी नहीं भरी, अभी मेरी रिटर्न स्टिल पेंडिंग है, बिकॉज ऑफ एज अ फर्म पार्टनर ऑडिट होगा मेरी फर्म का, तो मैंने अभी जो रिटर्न भरनी है वो कौन साल की भरनी है पता है, 20-21 की। आप कहोगे सर 21 खत्म होने वाला है, अब फरवरी आ गया, 15 फरवरी इज द लास्ट डेट फॉर रिटर्न, तो मैंने अभी अपनी रिटर्न भरनी है, पर भरूंगा किस साल की, 20-21 की। इस साल की रिटर्न मेरी जो भी आपको कमा रहा हूं, आपसे लीज ली है, इसकी इनकम है, इसका टैक्स कब देने वाला हूं, अगले साल जाके, कब, 22-23 में। तो कभी भी टैक्स सेम ईयर में पे नहीं होता, कुछ एक्सेप्शंस हैं, और बाहर हैं, आप इंटर में पढ़ाते हैं बच्चों को टैक्स में जाके कि ऐसी कौन सी एक्सेप्शंस हैं जिनका टैक्स सेम ईयर ही लिया जाता है, सेम ईयर ही कमाया जाता है, कुछ 5-6 एक्सेप्शंस हैं, हम लोग इसमें नहीं आते, आप लोग भी नहीं आते, उसमें कोई भी नहीं आता वैसे, ठीक है मोस्टली। तो कौन है, अभी आप सोच लो 20-21 मेरा कब का खत्म हुआ है, आपका पूरा +2 खत्म हो जाएगा, उसका टैक्स में अभी तक नहीं दे रहा, अब जाके देना है, ड्यू टू सरकार की लेट डेट्स हो जाती हैं, ऑडिट नहीं हुआ हमारी फर्म का, किसी भी कारण वो खुद लगा लीजिए, ये सामने है। तो चक्कर क्या, सरकार कहती है जब टैक्स इस साल क्या, इस साल आप उसकी क्या क्रिएट करो, प्रोविजन, क्या बोल रहा हूँ बोल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जस्ट लाइक एज, प्रोविजन बनाने से क्या मेरी जेब से पैसे गए, नहीं। अभी सोच रहा हूँ, मेरा सरकार का क्वेश्चन, मैं क्या जी प्रोविजन क्यों बनाऊं, आप खुद पागल हो, जब जेब से टैक्स दिया ही नहीं, प्रोविजन क्यों, कह रहे नोशनल नाम सुना कभी, पिछले साल टैक्स दिया था, मैं कहा हाँ जी दिया था, कितना टैक्स था, मैं 10,000 रुपए, इस साल कितना होगा, मैं कहा अराउंड 10 की होगा, 10 नहीं 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगी, तो वही लाख रुपए बन गया, लाख रुपए बन गया, मैं जब 0 हो गया, इनकम ही नहीं हुई कोरोना कारण, ऐसा कुछ है नहीं, कुछ तो टैक्स का वेरिएशन होगी, 10, 11, 12, 15, 14 कम ज्यादा, कुछ तो प्रोविजन है, वो प्रोविजन आप बुक करो। फिर भी कंसेप्ट आपका अकाउंट्स बीच में आता है ना, अकाउंट्स और टैक्स में एक लड़ाई है दोनों के बीच में, अकाउंट्स बीच में आता है, प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म, एंटीसिपेटेड लॉसेस को क्या करो, शो करो, मैं कहा सर अभी हुए ही नहीं, फिर भी शो करो। और जो कैश फ्लो की बात करें, कैश फ्लो कहता है वो चीजें शो करो जिससे पैसा गया है, जब गया ही नहीं तो क्या प्रोविजन नाम है, मैं क्या करूं यार, कहीं फंस जाता हूं अकाउंट के चक्कर में, तो कैश फ्लो को ये ठीक करना पड़ रहा है, एक्चुअल पोजीशन चेक करने के लिए क्या पैसे गए या नहीं, सिंपल ही। तो मैंने पक्का प्रोविजन फॉर टैक्स को प्रॉफिट से क्या किया होगा, माइनस, ठीक करने के लिए क्या करूंगा, ऐड। अब बात आती है इन बातों की, सर ऐसी कौन सी आइटम है, 2 ही है, ज्यादा नहीं है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट एक ही है मेरे पास, मशीन बेचूंगा तो प्रॉफिट हुआ, बच्चा कहता सर अब क्या तकलीफ होगी, अब तो प्रॉफिट हुआ,
प्रॉफिट हुआ 80 वाली चीज 90 की बेची, अब तो मुकर नहीं सकते, 90,000 आए हैं, तो मैंने भी देखा। मैं कहा हाँ बिल्कुल आए राजे, 80 चीज के थे, 10,000 प्रॉफिट के थे, कहता अब क्या दिक्कत है फिर? मैं दिक्कत ये अब ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है मेरी, मैं कौन सी एक्टिविटी बना रहा हूँ? ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग मतलब एसेट बेचना मेरा काम नहीं है, मैं यहाँ बैठ के आपको पढ़ा रहा हूँ, आपसे जो फीस आती है वो ऑपरेटिंग इनकम है मेरी, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपनी कोई चीज उठाई और फर्नीचर उठाया, बेच दिया किसी को, लड़के को, मैं ले जा यार तू ले जा कुर्सी, ठीक है, 500 की दी, मैं 600 में ले जा, वो दे गया 100 रुपए, मैं क्या 100 रुपए कमा लिए, बढ़िया पार्टी होगी, मैं सोच रहा हूँ कि यही नहीं ना काम कर ली, ये थोड़ा मेरा काम है। कुदरती बात है, चीज पड़ी थी निकल गई, उम्मीद नहीं थी मिलेगी, बेच दी, तो मैं सोच रहा हूँ ठीक है पढ़ाने से ज्यादा कुर्सियां बेच देती है, सुबह शाम आधा घंटा बैठ के कुर्सी ले लो कुर्सी ले लो, ये तो नहीं मैं करूंगा कि 100 रुपए अगर पीस बन जाता है, कभी कभार तुक्का लग जाता है, तो मेरा बिजनेस छोड़ा है। वो पागल है जो लोग वो पूरा सारा दिन फर्नीचर में डील कर रहे हैं, फिर तो वो भी साथ साथ टीचर शुरू हो करेंगे, शाम को यहाँ पे टीचर बेच रहे होंगे, सुबह शाम का बैच है 4 बजे के ऊपर, शाम को यहाँ पे बैठते हैं, सुबह 10 बजे जाते हैं, वो तो नहीं होगा। मेरा मेन ऑपरेटिंग इनकम इज द ट्यूशन फीस, कोचिंग फीस जो अपनी आएगी, ये मेरी नॉन ऑपरेटिंग है। कभी कभार पड़ी थी चीज उठा के मैंने बेच डाली तो हुआ, ठीक है, वरना इससे कोई लिंक नहीं है। तो इसको मैंने ठीक किया, आपने ऐड किया हुआ है, मैंने इसको क्या करवाया, माइनस के, सर इसको बाहर निकालो, मुझे गलत इंटरप्रेट कर, मुझे चीज गलत बता रही है। जैसे मैं अपनी प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, साल बाद अभी भी करनी है वो एग्जांपल, राइट नाउ है 20-21 की मैंने अपनी स्टेटमेंट डाउनलोड करनी है बैंक की, कि उसमें कितने पैसे आए हैं कितने गए हैं, अपने को खुद इस टाइम ध्यान नहीं है, वो रिटर्न में देखने पड़ेंगे, रिसीट्स के बेस पे मैं रिटर्न भरता हूँ अपनी। दिक्कत क्या है कि उसमें मेरी सारी फीस आती है, सीरीज मतलब आपकी भी आ गई, इसलिए की भी आ गई, प्लस 1 प्लस 2 की आ गई, ठीक है। और एक ना बैंक ऑडिट मिलते हैं स्पेशली, अप्रैल में किए थे, हफ्ता का काम होता है, जाना पड़ता है, उसकी फीस आई हुई है। अगर मैं इकट्ठे ही बोल दूं जी मान लीजिए मेरी कलेक्शन इतनी है, वैसे इतनी है नहीं, आया है ना करना, ठीक है, कि 10 लाख रुपए छोटी सी एग्जांपल ले रहा हूँ, कि मान लो 10 लाख आए भी हैं, तो मैं बाद में जाके देखूंगा इस 10 लाख में से 2 लाख के तो कौन से थे, ये बैंक की फीस है, इससे कोचिंग से तो कोई लिंक है ही नहीं मेरा, तो सीए से लिंक है, मेरा प्रोफेशन से लिंक है। कोचिंग से मेरा नेट इनकम कितनी बनी, 8 लाख। तो अगर मैं करना चाहूं तो मेरी ऑपरेटिंग इनकम कितनी है, 8 लाख, मुझे रेटिफाई करनी पड़ेगी, और ये जरूरी है। जब बिजनेस से आप कभी भी लोन लेते हैं ना, बिजनेस लोन बैंक वाले आपकी ऑपरेटिंग इनकम पूछते हैं, क्या ऑपरेटिंग बताओ सर, मैं कहती 3 लाख का रेंट आता है, 2 लाख यहाँ से आता है, वो सेकेंडरी है, वो ठीक है आपको आता होगा, आपकी इनकम अच्छी बात है। बिजनेस से क्या इनकम आती है ना, उससे क्या फायदा, हम तो आपके बिजनेस को लोन दे रहे हैं ना कि रेंट को। कल को प्रॉपर्टी खाली हो गई, किराएदार छोड़ के चला गया, मैं कैसे कैसे तुझे पक्का पता है, अब कोरोना में कितने खाली हुए हैं, तो जरूरी थोड़ा है, तो ये गारंटी नहीं है। ऑपरेटिंग आपका बिजनेस क्या है, उस बिजनेस को लेते हुए आपको सारा ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग का डिफरेंस हमें क्रिएट करना पड़ता है, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या था, पहले तो क्या प्रॉफिट को ठीक करेंगे, दूसरा है जी वर्किंग कैपिटल चेंजेस, लिख लीजिएगा, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और रेशो में आप सबने पढ़ा हुआ है मुझसे, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, सीए माइनस सीएल, यहाँ माइनस नहीं करना, यहाँ माइनस नहीं करना, यहाँ जस्ट आइडेंटिफाई करना है सीए करंट एसेट, सीएल करंट लायबिलिटी। मेरा तो सिंपल सा वे है, क्यों दिमाग खराब करना, एसेट है कोई भी हो, क्यों ना अंदाज मान लेना। अगर एसेट बढ़ेगी, मान लो 50, बिल्कुल पहले स्टॉक 50,000 का था आपकी दुकान पे, आज 70,000 का स्टॉक है, यार सबको समझाता है, 50,000 का था, 20 का और सामान ले लिया होगा, तो पैसा क्या हुआ, आउटफ्लो, ब्रैकेट्स आउटफ्लो। अगर 50 का दुकान पे स्टॉक था, आज 25 का है, कम हो गया तो बिक गया होगा सर, तो पैसे आए होंगे, वो डिफरेंट है, डेटर बने होंगे, पर मेरे स्टॉक गया ना, पैसा आया, तो वो इनफ्लो। इसमें क्या दिमाग लगाना, बच्चा सोचता है स्टॉक है तो कैसे सोचूं मैं, क्या तो ये सोच करंट एसेट है, करंट एसेट बढ़ी है आउटफ्लो, गिरी है इनफ्लो। लाइबिलिटी में आ जाओ, अगर लाइबिलिटी बढ़ेगी, ध्यान से बोलना, उल्टा बोलते हैं बच्चे, अगर लाइबिलिटी बढ़ेगी इनफ्लो मतलब और लोन ले लिया होगा, और उधार पे पैसे पकड़ लिए होंगे, तभी लाइबिलिटी बढ़ेगी। अगर लाइबिलिटी गिरेगी, सोचो लाइबिलिटी गिरने का एक ही कारण होगा, अगर आप लाइबिलिटी को क्या करेंगे, पे करेंगे। मतलब मेरी तरफ से 2 चीजें बड़ी मैंडेटरी है। और तीसरा यहाँ पे क्या था, दूसरा वर्किंग नोट है, तीसरा हम यहाँ पे लास्ट में जाके क्या माइनस करते हैं, टैक्स। क्या हमने ध्यान नहीं दिया, मैंने वर्ड क्या लिखा, पेड, जो एक्चुअली पे किया। यही तो फर्क था हमारा प्रोविजन और पेड में। प्रोविजन सोचा था लाख रुपए देंगे, एक्चुअल जब क्वेश्चन में गए तो निकला 50,000, तो इसी कारण तो फर्क था 50,000 का, वो ये पढ़ने। अब मैं आपसे एक उम्मीद करूंगा क्या दोबारा से, अब 3 गलतियां तो बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या मैं तो वर्ड्स को आइडेंटिफाई करने की, कि ये वर्ड ऑपरेटिंग क्या है, मैं इन्वेस्टिंग लिख रहा हूँ, इन्वेस्टिंग का फाइनेंसिंग लिख रहा हूँ, ये तो कृपा करके मत कीजिएगा, चाहे दोबारा एक बार देख लीजिए क्या क्या वर्ड्स हैं। फाइनेंसिंग में ये वर्ड्स हैं, शेयर बोल लीजिएगा, आपको दिख रहा हुआ है, सो पहला वर्ड शेयर होल्डर फंड होता है, दूसरा वर्ड डिबेंचर्स, लोन भी उसका ही भाई है, साथ में होते हैं। इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड अगर होगा, 2 वर्ड एक्स्ट्रा है, कौन से, बैंक ऑडी और एसपीआर खाता, मैं सबसे ज्यादा वर्ड नहीं, ठीक है। इन्वेस्टिंग में आ जा, एसेट्स के पहले 2 भाई इनके,
कौन से? परचेज ऑफ एफए, परचेज ऑफ एनसीए, सेल भी साथ में। अगर परचेज करोगे, कल को बेचोगे भी, बेच के फिर वो पैसा इन्वेस्ट ही करना है, कौन सा घर पे रखना है? आपके पास प्लॉट था 4 करोड़ रुपए का, 5 करोड़ में बिक गया, क्या आपको 5 करोड़ घर पे रखोगे? इतना पागल भी देखा नहीं कि घर पे रखते मजा आ रहा है। आपको उस 5 करोड़ को आगे इन्वेस्ट करो, आगे उसके शेयर लो, डिवेंचर लो या और प्लॉट लो। अब कहते नहीं नहीं अब ठीक है, बैठते आराम से, 1 करोड़ रुपए कमा लिया, बहुत हो गया। लोग तो आगे बढ़ रहे हैं। तो परचेज के साथ सेल साथ में ही है। सर परचेज करना तो इन्वेस्टमेंट सुना है, सेल करना कहाँ की इन्वेस्टमेंट है? और मैं कहा प्रभु अगर सेल करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, उसको बैठ थोड़ा, बिल्डिंग बैठे बैठे थोड़ा बढ़ेगी, कोई पेड़ थोड़ा है 1 फ्लोर थी 3 फ्लोर होगी, वो तो होना नहीं। तो बेचना है, आगे बढ़ना है, पैसा कमाना है, आगे इन्वेस्ट करना है, वो सिस्टम हमारा। परचेज इसलिए सेल, बच्चे का डाउट आता है सर ये तो सुना परचेज करना इन्वेस्टमेंट है, रेंट आएगा, सेल करना कहां से आ गया? सर एक बिल्डिंग बेची तो हम दूसरी तरफ गए, दूसरे से आगे बिल्डर ने चीज नहीं बनाई, तो उसका कंसेप्ट है परचेज सेल। हाँ अगर इन्वेस्ट करके रख देते हो एज अ लैंड, अब मैं एग्रीकल्चर खेती बाड़ी नहीं करता, पैसे बहुत हैं, मैं क्यों करूंगा, मैंने जगह लेके रख दी, उसको कॉन्ट्रैक्ट पे दे दो, बढ़िया, लाख 1.25 लाख रुपए 2 लाख रुपए ठेका आना है 1 साल का, 10 एकड़ आपके जमीन पड़ी है, 20 लाख रेंट आना, खत्म। आपको टेंशन ले रहे हो, गवर्नमेंट को किराए पे दे दो। जब हमने देखा हुआ वेयर हाउस देखे गोदाम के, एफसीआई सुनाओ, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उनके गोडाउन बने होते हैं, गवर्नमेंट को दे दो, क्या फिक्स रेंट आएगा, कभी मरेगा भी नहीं, बैड डेट्स की एंट्री भूल जाओ, कारण कि गवर्नमेंट क्या सरकारी पैसे मिलने हैं, पक्का मिलने हैं, तो ये बेनिफिट है। हाँ ऑपरेटिंग में थोड़ी गड़बड़ आपसे जरूर होगी, क्या होगी? प्रॉफिट को ठीक करते वक्त समटाइम आपको ना याद रहे कुछ, पर मैं हैंडल करूंगा पूरी आपको, ठीक है। दूसरा, जब प्रॉफिट ठीक हो जाए उसमें क्या करना है? वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो मैं ज्यादा बात ना करूं तो दो वर्ड ही है, स्टॉक और डेटर, इधर स्टॉक और डेटर, उधर क्रेडिटर और बीपी, ज्यादा से आउटस्टैंडिंग अगर अभी आया बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, टैक्स पेड। अगला इसमें टैक्स पेड हुआ। हाँ बाकी डे बाय डे कुछ क्वेश्चंस बीच में आते जाएंगे, हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। बुक्स हैं तो आप बुक्स ओपन कर लीजिए, अनसोल्ड है, क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 41 है, तो यहाँ से भी शेयर कर सकते हैं, वरना मोबाइल से भी शेयर कर सकते हैं। मोबाइल में मैंने आपको शेयर कर दिया, पीडीएफ मैंने आपको शेयर कर दी, पेज नंबर मैं आपको देख के बता दी, दूसरे पेज पे बता दो, दोनों रुकिए, ये राजी 5.106, पेज नंबर 5.106, टीएस गरेवाल की बुक का है, टीएस गरेवाल की बुक का है, 41 नंबर क्वेश्चन है, 41 नंबर। थोड़ा स्टार्ट करते हैं, फटाफट करेंगे, आपके साथ ही बनाऊंगा। 41 नंबर जल्दी ओपन करिए, 5.106 मिल गया खुशी, चेक करो, 5.106 डन। लो जी पढ़िए फिर, जल्दी देखिएगा, 5.106 कॉपी पे नंबर ले लीजिएगा, 41 नंबर दे दीजिएगा, पढ़िए। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द बैलेंस शीट ऑफ लिब्रा लिमिटेड, 31 मार्च 21 और 31 मार्च कौन सा है? 20। आपको भी यही आने वाला पेपर में, टेंशन लीजिए, यही ईयर आएंगे, ठीक है। ये 21 रहा, ये 20, वैसे बताऊं ये सही वे होता है, पहले करंट ईयर आता है फिर प्रीवियस, पर हमें हैबिट होती है देखने की प्रीवियस से करंट, लॉजिक बता रहा हूं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जैसे 8 लाख से 6 लाख देखूं, अपना गड़बड़ दिमाग ये कहता है 2 लाख कम हो गया, एक्चुअली 6 से 8, ये कंसेप्ट है यार। अब जहां चलता है ना 6 से 8, 8 से 6 ये कम हो गया, कम नहीं हुआ, वो वैल्यू है एक्चुअली, तो वो कम नहीं हुआ, वैल्यू है 2021 की, ये वैल्यू है 2020 की, ये है। अब देखते वक्त देखो ना 20 से 21, अब ये देखो तो 20 से 21 देखें, 6 लाख से शेयर कैपिटल है कितनी हो गई? 8। बच्चे का डाउट है सर ये कौन सी शेयर कैपिटल है? इक्विटी है, प्रेफरेंस है, हमें क्या लेना? अब नीचे दिया होगा तो पढ़ लेंगे, वरना क्यों टेंशन ले रहे हो? और ये कॉलम दिख रहा है कुछ, ये कॉलम दिख रहा है नोट नंबर, मतलब इसके नीचे कुछ व्याख्या दी होगी, पर मैं देख पा रहा हूँ खाली है, सिर्फ एक के आगे नोट नंबर है, वो कौन है? रिजर्व एंड सरप्लस। तो मैं नीचे जाके देखा, रिजर्व एंड सरप्लस में ये रहा नोट 1, 3 लाख से प्रॉफिट कितना हुआ? 4 लाख, नाम भी दिया हुआ देखो, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन एसपीएल, नाम चेंज हो गया, पीएनएल नहीं बोलते अब एसपीएल बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो 3 लाख से 4 लाख, मेरा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया 1 लाख से, पहली बात मेरा क्वेश्चन स्टार्ट होगा 1 लाख से, खत्म। चलो और कोई नोट नहीं है तो क्वेश्चन बड़ा आसान है, ध्यान से देखिएगा, आपने आइडेंटिफाई करना है, बोलना शेयर कैपिटल कहां जाएगा? फाइनेंसिंग, रिजर्व एंड सरप्लस कहां जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट है टॉप पे, सुनना। लॉन्ग टर्म बोरिंग, दिमाग लगाओ, पहले 1.5 लाख रुपए की थी, अब 1 लाख की है, कम हुई है, बोरिंग्स कम हुई है, तो मतलब आपने पे कर दी होंगी, पे करोगे तो पैसा जाएगा, और लॉन्ग टर्म बोरिंग है तो चाहे शॉर्ट भी हो, कहां जाएगी? फाइनेंसिंग। टीपी करंट लायबिलिटी है भाई साहब, करंट लायबिलिटी अभी बोली थी मैंने, कहां पे थी? ऑपरेटिंग का सेकंड पार्ट, ऑपरेटिंग का सेकंड पार्ट। 48 के क्रेडिटर थे, 40 रह गए, ये भी आउटफ्लो, क्रेडिटर्स कम हुए हैं मतलब पैसा चला गया। नेक्स्ट वन, पीपीई, नया नाम आ गया, पहले एफए बोलते थे, अब नया नाम आ गया पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट,
कोई घबराने की जरूरत नहीं। पहले 5,60,000 था, अब 8.5 हुआ है। इतना दिमाग सबका जानता है यार। एसेट बढ़ेंगी तो मतलब क्या कारण होगा, परचेज खरीदी होगी भाई। हाँ मैं गारंटी नहीं दे सकता, जो डिफरेंस है वही खरीदा होगा, बिकॉज इंफॉर्मेशन मिस है तो एस्टिमेट। इंफॉर्मेशन नहीं नीचे कुछ, क्योंकि सेल है, कोई डेप है, कुछ है, मैं क्यों पंगे ले रहा हूँ। तो मैं सिंपल सोचूंगा 560 से, सोचिए कितना हुआ, 560 से 8.5, 290, 290, तो डेफिनेटली वो परचेज होगी। परचेज होगी तो पैसा जाएगा, और परचेज है पीपी की, फिक्स एसेट की, इन्वेस्टिंग। सिंपल। नेक्स्ट वन एनसीआई, ये भी इन्वेस्टिंग, पढ़ लीजिए। ऊपर रह गया। अच्छा अलग से भी दिया कुछ उन्होंने? नहीं वो टैंजिबल एसेट्स ही है जो वो है। नहीं फिर 8.5 क्या चीज है ये चेक करो ना, 560 और 8.5, ओके अच्छा ये होगा, ठीक है ठीक है ठीक है, डन। ये रहा, तो ये रहा जी एनसीआई। 160 से 232 इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है। इन्वेस्टमेंट बढ़ने का कारण फिर क्या होगा, परचेज। 160 से 232 मेरे हिसाब से 72, ये भी परचेज है। आउटफ्लो 2 वर्ड है अब तक, ठीक है। लाइन वाइज चलते हैं। 2 सुनना नया पॉइंट मिला। करंट इन्वेस्टमेंट में कोई इनफ्लो आउटफ्लो नहीं देखा जाएगा, दोनों किसका पार्ट है, कैश का। दोबारा सुन लीजिएगा, करंट इन्वेस्टमेंट नथिंग मेंशन, किसका पार्ट है, कैश का। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। एक वर्ड और चलता है, मार्केटेबल सिक्योरिटी। समटाइम यहाँ पे वर्ड लिखा सकता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। क्या लिखा सकता है, कंफ्यूज मत होना, जैसा आपका मन करेगा वैसा कर देना। अगर कैश मानोगे तो नोट लगाया ना लास्ट में जाके, ये ट्रीटेड एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वरना फिर इसको क्या मानना पड़ेगा, सीए। सीए तो कहां जाएगा, ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग का सेकंड पार्ट, दैट्स इट। आपकी इच्छा, पर इसको मैं कैश मान रहा हूं, अंडरलाइन कर दिया मैंने। इन्वेंट्री और टीआर कर लेंगे, ऑपरेटिंग का सेकंड पार्ट, ठीक है। कैश ये हो गया, ओपनिंग क्लोजिंग। अब आंसर सुनना, 134 ये है और 70 ये है, दोनों कैड करोगे, 134 और 70, आई थिंक सो 2,04,000, दोनों को जोड़ रहा हूं, कितना हुआ बोलिएगा, 2,04,000। 50 और 94, 144। भाई साहब मैं 2,04,000 में ऐसा क्या ऐड या लेस करूं कि मेरा 144 आ जाए। सिंपल है, सबको क्लियर है। ये मेरा ओपनिंग है दित्या, ये मेरा क्लोजिंग है रजय। ओपनिंग 2,4 है, ज्यादा है उल्टा, क्लोजिंग मुझे कम चाहिए, तो क्या ऐड या लेस करूं, पहले सोचो। लेस करूं, लेस करूं पहले तो तभी आएगा 144, कितना 60। 2,04,000 में से 60 माइनस करूंगा तभी कितना आएगा 144। अब पहली बात तो मेरा आंसर आ गया 60 नेगेटिव, सिंपल, तीनों एक्टिविटी से। अब आप देख के बताओगे किसमें कितना, ठीक है। शुरू करते हैं अपने अकॉर्डिंग, आ जाइए, कॉपी ओपन कर लीजिए, हेडिंग दीजिए, कॉपीज ओपन करिए, नंबर दे दीजिएगा, कौन सा है 40, कौन सा नंबर है 41, जल्दी लिखिएगा 41, जैसे हम नॉर्मली बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। हेडिंग देके भाई ईयर लिख लेना, कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके नीचे फॉर द ईयर एंडेड, अपने हिसाब से 31 मार्च 21 था शायद, चेक कर लेना। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च कौन सा था, 21। जैसे मैंने पहले स्टार्ट किया था वैसे ही करेंगे, 3 लाइंस ड्रॉ करेंगे, सिंपल 3 पार्ट्स में पेज को डिवाइड कर लेते हैं। पहला ऑपरेटिंग है, पहला ऑपरेटिंग है आपको पता है, दूसरा इन्वेस्टिंग है, और तीसरा फाइनेंसिंग है। आप प्रॉपर लिख सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और कौन सा, फाइनेंसिंग। फटाफट लिख लीजिएगा। अपना तो वही +2 वाला +1 सिस्टम है कि डायरेक्ट वर्ड उठाया, डायरेक्ट पोस्टिंग, और अच्छी पॉइंट क्या है कि नीचे एडजस्टमेंट कोई है ही नहीं, तो टेंशन ही खत्म, जहां वर्ड दिखते हैं वहां लिख दो फटाफट। पहला वर्ड मुझे दिखा था शेयर कैपिटल, आप लोग देखते जाना, मुझे बताते जाना जाते। फिर शेयर कैपिटल बताना क्या हुआ था, शायद 6 से 8 था, शायद 6 से 8, सबको समझाना चाहिए, तो यह द्वारा कर रहे हैं। 2 लाख रुपए का इनफ्लो, बताइए 2 लाख का इनफ्लो फाइनेंसिंग में। वर्ड में डाउट आया पूछ सकते हैं आपको, मैं समझा भी सकता हूँ कहाँ पे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड था रिजर्व एंड सरप्लस। मैंने उसका नोट भी जब जाके देखा तो नोट में भी कुछ खास नहीं था, वही सरप्लस वर्ड ही था, कितने रुपए, 1 लाख रुपए। डाउट बताइए, आता जहां पे है मैं वो लिखूंगा, ऑपरेटिंग में आता है, ठीक है, 1 लाख रुपए, ठीक हो गया। बोलिए, वैसे में एक काम और करते हैं, सरप्लस के आगे के वर्ड लिखते हैं यहाँ पे एडजस्टमेंट फॉर, ये जरूरी याद रखिएगा, क्या नाम है, क्या नाम है, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, बस ये जरूर लिखना चाहिए आपको ना, फिर बेसिक कुछ इंग्लिश तो ऐसी याद हो जाएगी। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, एंड है प्लस नॉन ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग क्यों, टीचर को एक्सप्लेन तो कर सकते हो मैडम,
नॉन ऑपरेटिंग क्यों, मैम ऑपरेटिंग बना रहे हैं, ऑपरेटिंग में नॉन ऑपरेटिंग का क्या काम है? आप अभी तो बात कर रहे हैं कि मुझे बिजनेस का प्रॉब्लम बताओ, बीच में नॉन ऑपरेटिंग बोली जा रहे हो, तो उसको बाहर निकालो, जैसा भी बाहर निकालो आप देखो। नॉन कैश क्यों, कैश फ्लो बना रहे हो, कैश फ्लो में नॉन कैश का क्या काम, तो दोनों वर्ड आ गए, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग, दैट्स इट। अब जैसे वर्ड आएंगे मैं आपको दिखता जाऊंगा। अगला वर्ड चलिए, मैं देख रहा हूं क्वेश्चन, आप बताइएगा। बैलेंस शीट में आई थिंक सो शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, नेक्स्ट वर्ड है एलटीवी। मैं शॉर्ट फॉर्म ही वर्ड लिखूंगा, शॉर्ट फॉर्म ही लिखूंगा। लॉन्ग टर्म बोरिंग कहां आना चाहिए बताओ, बिल्कुल गुड, बस एलटीवी ऐसे लिखिए आप भी आराम से, मजेदार। ये कितने से कितने हुआ, एलटीवी आप देखिए 150 से 1 हुआ, 50,000 राउंड, तो 50,000 का बोलिएगा आउटफ्लो। कोई दिक्कत ही नहीं सर, आराम से बनाइए, आपको मजा आएगा, चैप्टर बड़ा आसान है। 50,000 का आउटफ्लो। अगला वर्ड मुझे लगता है सिर्फ करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी में एक ही वर्ड है, वो है टीपी, शायद चेक करना। और मैं थोड़ी सी स्पेस को एडजस्ट करते हुए आपको डायरेक्ट पोस्टिंग कर रहे हैं, इतनी स्पेस छोड़ लेता हूँ, हार्ड एंड फास्ट। 4-5 लाइन वैसे कुछ है नहीं हमारे पास, कारण क्यों, वरना पता लग जाता है ना, डेप्रिसिएशन दिखा मुझे तो, ना गुडविल दिखा कुछ राइट ऑफ करने के लिए, ना लॉस ना प्रॉफिट, कुछ भी नहीं है। फिर भी एज अ सेफ्टी साइड आपके लिए 3-4 लाइनें छोड़ ली मैंने पॉइंट के लिए। यहाँ पे लिख रहा हूँ बिफोर, जो ये प्रॉफिट आएगा, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बिफोर क्या है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो आप मुझे बोल रहे थे अभी क्या वर्ड है, ट्रेड पेबल। देख के बताइएगा कितने से कितना हुआ। 48 ये तो बड़ा सिंपल है फिर, 48 से 40 होने का मतलब 8,000 का आउटफ्लो। क्या दिमाग की बात है भाई, मुझे लगता है बैलेंस शीट की एक साइड हो भी गई हमारी, लायबिलिटी साइड हो भी की चुकी है आपकी। नेक्स्ट बताइए मुझे, यहाँ तक कोई डाउट हो, यहाँ तक कोई डाउट हो बोलिए, ठीक है सभी को। नेक्स्ट वन इन्वेस्टिंग आ गया जी, मुझे लगता है परचेज ऑफ पीपी लिख दूं या टेंजिबल लिख दूं, आपका बताओ। परचेज ऑफ पीपीई, शायद देखिए 560 से 850 था शायद, 5,60,000 से 8.5, 290, 2,90,000 का आउटफ्लो। आराम से लिखिएगा 2,90,000 का आउटफ्लो। मुझे उसी के नीचे याद आ गया, परचेज ऑफ एनसीआई, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। आप मुझे देख के बताइए कितने से कितना हुआ, परचेज था हाँ 160 से 232, 72,000 का सर आउटफ्लो। ये भी आउटफ्लो हो गया जी। चलिए मुझे तो लगता है 2 ही वर्ड थे बस। एसेट्स पे आ जाते हैं, एसेट साइड पे होते ही 2 है, एनसीए और सीए। एनसीए हो चुका, सीए में पहला वर्ड था करंट इन्वेस्टमेंट, वो कैश का पार्ट है, छोड़ दो। लास्ट कैश एंड कैश है, वो छोड़ दो, बचा इन्वेंट्री और, चलो फिर कहां पे, टीपी के नीचे। चलिए सर लिखिए इन्वेंट्री और टीआर, आप शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, मुझे दिक्कत नहीं, मैं पूरा लिख रहा हूँ। इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल आपको याद रहे। इन्वेंट्री देखिए बताओ अग्रवाल कितना है राजे, इन्वेंट्री सर 82 नहीं, कितने से कितना, 82 से 76, 76 ना ओनली, कम हुआ तो 6,000 का इनफ्लो, तो 6,000 का इनफ्लो। गुड। टीयर बताओ देख के, 92 से 38 ये काफी कम हुए हैं, 92 से 38 कम तो हुए हैं, पैसा आएगा 92 से 38, 54 का इनफ्लो। और कुछ बताइए सर, मुझे लगता है हो गया सारा कुछ। लो टोटलिंग करते हैं, पहले इसको टोटल करो, लास्ट वाले को। 2 लाख माइनस 50 करेंगे, जल्दी बोलिएगा 150। अच्छे से लिखिएगा, लैंग्वेज हमने पूरी सीख ली थी इसके में, तो लास्ट टाइम भी 150 पॉजिटिव है। वर्ड क्या लिखेंगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आपको पूरा आना चाहिए पेपर में, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डाउट बताइए जी, ठीक हो गया। इधर आइए 290 और 72, 362 नेगेटिव, 362 ये मैं ब्रैकेट लगाता हूं, नेगेटिव, नेगेटिव है तो लिखिएगा नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आराम से लिखिएगा। इधर हम जैसे देख पा रहे हैं तो कुछ है ही नहीं सर, सिर्फ है ही कितना, जल्दी बोलेगा 1 लाख, वही था बेचारा। 1 लाख में आप ये कर लीजिए, 1 लाख में 61, 152 चेक करिएगा, 152 पॉजिटिव, 152 पॉजिटिव। तो लिखिएगा नेट कैश फिर फ्लो। अगर नेगेटिव बैलेंस हुआ तो नेट कैश यूज हो चुका, वहां पे बच गया तो फ्लो। नेट कैश फ्लो फ्रॉम कौन सा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये 3 आंसर है जी मेरे सामने, देख लो आप।
पहले का 152 पॉजिटिव, दूसरे का 362 नेगेटिव और लास्ट वाले का 150 पॉजिटिव। अगर आप ऐसे ही देखना चाहेंगे, वरना फाइनली हम करते हैं क्या है इसका आंसर लास्ट में मैं नीचे बना के दिखाऊंगा। यहाँ पे आंसर कैसे करना है, नेट कैश, पहले बताओ तीनों का करके पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, आराम से देखो, दिख तो रहा है वैसे कैसे 150 और 152 302 और 362 ज्यादा ही नेगेटिव है, 60 नेगेटिव है, तो 60 ओवरऑल नेगेटिव है, तो नेट कैश यूज्ड इन ऑल एक्टिविटीज, दैट्स व्हाई मैं पूछ रहा था नेट कैश यूज्ड इन ऑल एक्टिविटीज। यहाँ पे आराम से लिखिएगा 60,000 ब्रैकेट साइड पे जाके इसके अंदर एड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वैसे हमें याद है कितना था 2,04,000, कुछ बच्चे दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं 2,04,000 कैसे आया था, शायद ये 134 प्लस 70 था, चेक करिएगा, बोलिए यही है 134 प्लस कितना 70, तो नेट कर सकते हैं सर आप लोग 144 आ जाएगा, इसके सामने इक्वल्स टू का साइन देके क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बोले डाउट सर, खत्म क्वेश्चन, मैं पूरी स्क्रीन पे लगा देता हूँ, देख लीजिए आराम से इसको, देख लीजिए पूरे क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं जी, अपने एंड पे क्वेश्चन खत्म। मैं बेसिक्स दोबारा रिवाइज हो जाता है, दोबारा एक बार बोलना चाहूंगा, कैश फ्लो चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस बुक का, कंपैरेटिव कॉमन साइज है, 10 नंबर के करीब बुक कवर होनी है हमारी, फ्री के मार्क्स आएंगे 6 और 4, पैटर्न जैसा भी बने पेपर में, तो बड़े क्वेश्चन की उम्मीद है इससे हमें, ये ऐसे वाला ही ज्यादा बड़ा नहीं होगा, जो लास्ट के मैंने करवाए हुए उतना हाई नहीं होगा, थोड़ा सा लेवल ठीक रहेगा। 3 एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, 2 मेथड है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, हमें कौन सा बनाना है इनडायरेक्ट, एएस 3 लगेगा, रिवाइज्ड, कैश फ्लो स्टेटमेंट है नॉट एन अकाउंट, ठीक है, तो ये आंसर हमें पहले पता था 16 एक्टिव आएगा, हाँ अंदर का आंसर मुझे नहीं पता था वो कैसे आएगा, वो बताऊं इन 2 एक्टिविटी में आने वाले टाइम तक आप नोट करिएगा, आपको कभी कोई डाउट नहीं आएगा, गारंटी रही, आप कहेंगे सर तो पहले बना के बैठे हैं हम लोग इन्वेस्टिंग और ऑपरेटिंग, तो यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ के चांस हैं, वो भी क्या एडजस्टमेंट्स, अब नहीं है तो मैं खाली छोड़ता हूँ, वो भी क्या गुडविल, कोई राइट ऑफ, कोई डेप्रिसिएशन, कोई प्रीलिमिनरी, कोई इंटरेस्ट पे, डिविडेंड्स, टैक्स, जर्नल्स ऑफ, बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं और डे बाय डे आपके आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, अभी ट्राई कीजिएगा, फटाफट बना के देखिए, ये रहा जी आपका 42, जल्दी से, बिल्कुल आपके मतलब क्या है, फटाफट बनाइएगा इसको जल्दी फास्ट, आप लोगों ने सेम फॉर्म बनाना है, मैं रीड करवाता हूँ क्या है इसके अंदर, कि हम प्रिपेयर रहे हैं उसके लिए, एक बार रीड कर लीजिएगा मेरे साथ, ऊपर हेडिंग देखना, विद क्या लिखा हुआ है एडजस्टमेंट्स, अब थोड़ी सी एडजस्टमेंट आएंगी, देखते हैं क्या। बैलेंस शीट है वरुण लिमिटेड की 31 मार्च है, ध्यान से देखिएगा, शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, अच्छी चीज तो दिख रही है, यहाँ पे नोट नंबर देखा करो, पहले तो जाते ही नोट देखा करो कि रहना जाए, नोट है एक तो लॉन्ग टर्म बोरिंग के आगे दिख गया, और एक है टेंजिबल के आगे, कितना नंबर 2 नंबर, लो जी नीचे आ जाइए, एक नई चीज सीखने को मिलेगी आपको, पहला नोट है लोन फ्रॉम अमन, लोन फ्रॉम बैंक, कोई दिक्कत नहीं सर, लोन फ्रॉम अमन से पहले 0 था, आज कितना हो गया, मतलब सारा लोन अभी लिया, सारा लोन इनफ्लो अभी लिया, बैंक से पहले 60 था, अब कितना है 50, तो सिंपल भाषा में कहो 10 दी है तो 2 पॉइंट, बच्चा कहता सर अगर हम नेट भी कर देते तो क्या दिक्कत है, 60 से 90 30 आ जाता, मैं भी कर देता कोई इशू नहीं था, बट जब मुझे नोट दिया हुआ है वो चाहता है कि सर आप लिखो लोन फ्रॉम अमन, लोन फ्रॉम बैंक, तो मुझे अलग करना पड़ा, तभी मैं नोट्स पे पहले जाता हूँ, बच्चा बाद में पेपर में कहता था मुझे दिखा ही नहीं, क्या दिखा क्यों नहीं, हमने देखा ही नहीं, अब पहले जाके नोट्स को देखो ना, उसको लिखो यहीं जाते हुए कि जहां जब पहुंचे ये लोन में 2 हैं जी, एक अमन है एक बैंक है, मतलब नहीं गलती हो जाए, 40 आए हैं 10 गए हैं, आगे चलते हैं, नीचे देख पा रहा हूँ जैसे कि पहली एसेट पीपी में कौन है, लैंड, कोई चेंज नहीं है, 40 से कितना हुआ 60, तो लैंड पे पहले अच्छी चीज बता दो, कोई डेफिनेशन नहीं लगती, तो वहां पे सिंपल 2 ही कारण है, बढ़ने बढ़ेगा तो परचेज है, गिरेगा तो सेल है, टेंशन खत्म, बिकॉज अब दोबारा सुन लीजिएगा, एसेट्स में फिक्स एसेट्स में बढ़ने का कारण एक है, वो है परचेज, गिरने के कारण 2 हैं, एक है सेल, एक है डेप्ट, अगर गिरा और कुछ नहीं बताया हुआ, आप पहली assumption क्या लेंगे, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, फिक्स एसेट में मेन चीज क्या लगती है, डेप्रिसिएशन, वैसे नोट कोई भी दिखाओ पर बुक्स कहती हैं पहली assumption क्या है, डेप्रिसिएशन, जब पूरे क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन है नहीं, फिर आप सेल मान रहे हो, वो गलत बात है, कोई हर साल बाद डेप्रिसिएशन तो लगती है, इसलिए आगे चलता हूँ, बिल्डिंग मुझे दिख रहा है जैसे कि पहले 1 लाख था, अब 1,10 है, मेरा कोई इशू नहीं है, आराम से बैठा हूँ, ठीक है, ये नया पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, ये नया पॉइंट है आपके लिए, नया पॉइंट है, फर्स्ट टाइम हम देखे क्या वो लिखा हुआ है,
अकमुलेटेड क्या बोलेगा, जिसको प्लस वन में आप लोग नाम बोलते थे प्रोविजन फॉर डेप्थ। पहले तो ये क्लियर करो अगर किसी को प्लस वन में याद भी हो, इसको प्लस वन में नाम बोलते थे प्रोविजन फॉर डेप्थ। इसका एक और नाम है डेप्रिसिएशन फंड। कोई बोल दे टीचर कभी क्लास में डेप्रिसिएशन फंड कहाँ आएगा, घबरा जाओ, ये क्या चीज होती है डेप्रिसिएशन फंड, अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्थ, तीनों मीनिंग सेम है। अब मजेदार चीज क्या है वो सुन दीजिए मुझसे। डेप्रिसिएशन क्या आपको ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ दिख रहा है, कुछ बैलेंसेस आएंगे। ओपनिंग में कितना था पिछले साल 54, इस साल कितना बैलेंस है 72, तो कुछ तो हुआ होगा, ये 54 से 72 हुआ। अभी मेरा मन जो कहता है वो कहता क्या कि इसमें इसका अकाउंट बनेगा, आगे सुनना। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या, ड्यूरिंग द ईयर 52,000 वर पेड एज क्या है, डिविडेंड नहीं है, इंटरिम। इंटरिम जो आप अनाउंस करते हैं, जो ड्यूरिंग द ईयर पे किया जाता है। और सिंपल भाषा में आपको क्लियर कर दूं, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है जस्ट लाइक एज अ फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट, डबल इफेक्ट होगा, बिल्कुल सही। डिविडेंड है, कंपनी ने पे किया होगा तो फाइनेंसिंग में जाके क्या करेंगे, माइनस। दूसरा, इसको ऑपरेटिंग में हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक नॉन ऑपरेटिंग आइटम। नॉन ऑपरेटिंग आइटम का तो एक बार ऐड करेंगे, एक बार लेस, या तभी कैश फ्लो मैच करेगा। और दोनों जगह लेस कर दूंगा तो टोटल नेगेटिव इफेक्ट आ जाएगा। एक तरफ ऐड होएगा, एक तरफ लेस, ये पक्का याद कर लीजिए। हाँ, कहां ऐड लेस, आप देखो मैंने एक और बड़ा अच्छा बता दिया आपको, डिविडेंड फाइनेंसिंग शेयर पे देना है तो माइनस होगा, ऑपरेटिंग में ऐड होगा। और कोई ऐसा डबल इफेक्ट नहीं है जो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में जाए ना, इसका एक लिंक ऑपरेटिंग से होगा, दूसरा लिंक फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। तो अब ये फाइनेंसिंग में माइनस हो जाएगा, ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा। बाकी डेफिनेशन की बात हम कर लेते हैं कैसे होगा, लो बनाइए पहले। मैंने क्वेश्चन ऊपर से बाकी देखा नहीं, साथ साथ आपके पढ़ूंगा, शुरू करूंगा। हाँ जी बोलो हाँ जी, 244 पे लेंगे ना ग्रॉस अकाउंट इससे बनेगा 214 और 244। वैसे इसमें अगर अकाउंट नहीं भी बनाओगे तब भी कम चल जाएगा, कारण क्यों, नीचे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ना परचेज की इंफॉर्मेशन ना सेल की इंफॉर्मेशन, तब मुझे अकाउंट बनाना मैंडेटरी था इन दोनों का। अब अपडेट क्या कहेंगे, 214 ओपनिंग है बोलेगा, 244 क्या है बोलेगा क्लोजिंग। कितने की परचेज है, सोचिए कितने की परचेज है अपनी 30, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं 30,000 रुपए की क्या है परचेज। आपको कोई अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। डेप्शन आ जा, पहले 54 था अब 72 है, डेप्शन बढ़ने का कारण बताओ। आपने उस साल का चार्ज किया होगा, कितना चार्ज किया होगा 54 से 72 आई थिंक सो 18, तो 18,000 आपकी डेप्रिसिएशन खत्म, आपका काम और काम चला दिया। वरना नहीं जी, फिर जरूरत नहीं, बना लो, आंसर वही आएगा, बना के दिखा देता हूँ, आंसर वही आएगा पर आपका टाइम बच जाएगा। सर ये हाँ जी, डेप्रिसिएशन में कैसे किया, सिंपल जी, 54 से कितना हुआ 72, बिकॉज ओपनिंग बैलेंस तो वही है ना 54, क्लोजिंग बैलेंस 72, बीच में कितना चेंज आया, क्योंकि 54 में मतलब कितना ऐड किया होगा कि क्लोजिंग बैलेंस कितना आया होगा 72, 18। किस नाम से लिखेंगे, डेप्रिसिएशन तो नहीं ना अकाउंट बनाने, नहीं जी, कभी नहीं, अकाउंट कभी नहीं मांगे जाएंगे आपसे, तब खुशी मांगे जाएंगे जब नीचे एडिशनल पॉइंट होगा, फिर तो मैं खुद ही बना के दूंगा आपको। मतलब यहाँ पे बीच में बोल देता ड्यूरिंग द ईयर प्लांट कॉस्टिंग कितने वाला इतने का बेच दिया, फिर तो मैं ओरली कर ही नहीं सकता था, फिर तो मैं पक्का आपके बिना कहीं बनाता, पर आपका टाइम बचाने के लिए ये डायरेक्ट बता दिया। तो सर ये बाय हाँ जी। डेप्रिसिएशन ही होएगा, डेप्रिसिएशन होएगा डायरेक्ट जी, बाय एसपीएल। एक्चुअली अगर अकाउंट में बैलेंस फिगर निकालोगे ये 18,000 क्या निकलेगी बाय एसपीएल, बाय एसपीएल, एसपीएल बिकॉज आपने एसपीएल में क्या लिखा होगा टू डेप्ट या टू प्रोविजन फॉर डेप्ट, प्रोविजन फॉर डेप्ट में क्या लिखोगे बाय एसपीएल। मैं अकाउंट बना के दिखा देता हूं आपको, छोटे से दो बनेंगे, और वर्ड्स में देख लो पहले क्या है, मुझे तो लग रही ना, शेयर कैपिटल 2 से 2 नो चेंज, जल्दी बोलिएगा। रिजर्व एंड सरप्लस 96 से कितना, जल्दी बोलिएगा 98, 2000। क्वेश्चन स्टार्ट होगा रिजर्व एंड सरप्लस कितने से 2000। लोन देख चुके, टीपी कर लेंगे, एनसीए इसकी तो बहुत बड़ी गाथा थी, नीचे में पढ़ चुके क्या क्या है, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, बहुत कुछ है, ठीक है। आगे इन्वेंट्री है टीआर, कैश इज आंसर, पहले आंसर देख ले, आंसर देख ले। पहले मेरे पास 8000 था, अब कितना है 72, मतलब मेरा कितना नेगेटिव आंसर आएगा 800, 800 नेगेटिव आएगा, 8000 में ऐड करूंगा तो मेरा नेगेटिव आंसर कितना आएगा 72। तो चेक करते हैं 800 नेगेटिव आता नहीं आता, कैसे आता है, शुरू हो जाइए। 40 कौन सा नंबर है 2, चलो शुरू करो जल्दी। अकाउंट में यहीं पे ना मारो, इसी पेज पे ध्यान दे लो फटाफट, ऐसे बना करेंगे आगे जाके। आज तो सिंपल छोटा सा अकाउंट है, अभी बना के दिखाता हूँ। यहाँ नाम लिखिएगा मशीनरी अकाउंट, सभी का अकाउंट नहीं बनेगा, सिर्फ लैंड का नहीं, बिल्डिंग का नहीं, सिर्फ मशीनरी का। और इधर उसका छोटे भाई का नाम क्या देंगे, अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन नोट। पहले तो बना लो आप मेरे सामने टी शेप, इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी, कल को अगर बड़ा क्वेश्चन आया काफी हेल्प रहेगी। इधर बीडी आना चाहिए, एसेट है, एसेट का बीडी डेबिट होगा तो डेफिनेटली सीडी दिस साइड, डेप्रिसिएशन लायबिलिटी है बीडी दिस साइड, सीडी दिस साइड। फर्स्टली
BDCD में गलती नहीं होनी चाहिए आपकी। और मैं देख पा रहा हूँ, मुझे याद था मशीनरी का था 214, बोल देना। ओपनिंग बैलेंस कितना था? 214 और क्लोजिंग था 244। देख लीजिए, यही था बस, और कुछ नहीं था। और डेप्रिसिएशन का BD क्या था हमें दिया हुआ? ओपनिंग 54 और CD क्या था? 72। देख लीजिए, इसलिए नहीं मैंने बनाया था कि सिर्फ वो बैलेंस या कुछ नहीं है। तो चलो क्लोज तो करेंगे, लेजर बनाए हैं, वही लेजर का फंडा +1 वाला, दोनों साइड्स का टोटल क्या होगा? सेम, और सेम वही होगा जो दोनों में बिगर होगा। बिगर कौन सा है? 244। इधर डिफरेंस निकल के आ रहा है मेरे पास जी, कितने का जल्दी बोलिएगा? 30 का। तो डेफिनेटली ये मेरी परचेज होगी, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो बैंक ब्रैकेट में लिखिएगा परचेज, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो बैंक ब्रैकेट में लिखिएगा परचेज, तभी मैं कह रहा था और चल जाए, ठीक है। वरना अगर यहाँ सेल का पॉइंट होता हम बनाते जी बुका, तो सेल लिखेंगे, डेप्शन भी आएगी, फिर परचेज चेंज होगी, सब कुछ होगा। अब यहाँ टोटल फिर वही लेजर का रूल डेफिनेटली बड़ा ही होने वाला है। तो दोनों में बड़ा कौन है? 72। यहाँ डिफरेंस आ रहा है कितने का जल्दी बोलिएगा? 18,000। इसको आप बाय SPL फुल फॉर्म स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यार यहाँ SPL लिखूंगा तभी SPL की डेबिटेड क्या होगा? फाइनल अकाउंट याद करो, टू डेप्शन के नाम से या टू अकाउंट डेप्शन के नाम से, जैसे भी ये पॉइंट है, खत्म, अकाउंट खत्म। आंसर मेरे ये हैं, ये आंसर है, ये आंसर है। और ये परचेज है तो कहां जाना चाहिए? आप बोल सकते हैं सर इन्वेस्टिंग, और परचेज है तो पैसा गया होगा माइनस, और ये डेप्रिसिएशन है तो कहां पे जल्दी बोलेगा? ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग में जाके क्या करना पड़ेगा? ऐड, बिकॉज आपने पहले प्रॉफिट में से क्या किया होगा? माइनस। इसको ठीक करो, रेक्टिफाई करो, दोबारा ऐड करो। तो चलते हैं आगे, ये रहा आपका कैश फ्लो। कैश का आंसर निकालते हैं, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करते हैं। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग चेंज, बस ये ओपनिंग से क्लोजिंग पे जाना है हम लोगों ने। तो कितना ऐड लेस करें? जैसे यहाँ पे ओपनिंग कितना था? 8,000, क्लोजिंग कितना? 72, कम हो रहा है, मतलब 800 कहीं ना कहीं यूज हो गया आपका, तीनों एक्टिविटी मिला के। कहाँ यूज हुआ वो देखना पड़ेगा, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट माइनस में आएगा, जैसे पीछे आया था 60,000 फॉर द ईयर एंडेड। आप ईयर 144 और 144 से कहते हैं 204 हुआ ना 2,04,000 से 144 होता, चेक करो। हाँ, हमने उल्टा लिख दिया होगा। 2,04,000 से 144 होता है पिछले क्वेश्चन में, यहाँ 8,000 से 72 हो रहा है, 800 कम हो रहा है। तो बनाइए फटाफट, बनाइए जी। तो यहाँ पे मैंने नाम दिया, ये ऑपरेटिंग है, ये वही एज यूजुअल जैसे हम देते हैं। ऑपरेटिंग हो थोड़ा स्पेस ज्यादा, ऑपरेटिंग। यहाँ पे क्या नाम है जल्दी बोलिएगा? इन्वेस्टिंग। और यहाँ पे क्या है? फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, बुलेट आउट, ठीक है। तो शुरू करते हैं, बस आप मुझे वर्ड बताते जाइएगा, साथ साथ चलता हूँ। ओके, पहला वर्ड देखा था शेयर कैपिटलाइजेशन, नो चेंज, तो लिखने का फायदा नहीं है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या था जल्दी बोलिएगा? रिजर्व एंड सरप्लस। आपने बताया था 96 से कितना हुआ? 98, कितने रुपए? 2,000। डाउट, सही हो गए, 2 वर्ड्स हो गए। तीसरे वर्ड पे चलिए, शायद तीसरा वर्ड लोन है शायद, और लोन 2 थे, एक अमन से एक बैंक से। तो लिखते हैं हम, क्या दिक्कत है? लिखो लिखो, लोन फ्रॉम अमन, और दूसरा क्या था? लोन फ्रॉम बैंक। दिखा रहा हूँ जी, अमन से लोन शायद 40,000 का था, एक बार चेक कर लीजिएगा। और बैंक का लोन हमने 10,000 पे किया था, ये रहा जी। तो वो जो SPL है वो हम वहां पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन के नाम से, कहाँ पे? ऑपरेटिंग में, हाँ जी, डेप्रिसिएशन के नाम पे। तो यहाँ अकाउंट की नेचर बताइए आपने, वो निकाला क्या होगा उसने? प्रोविजन की जो आपने SPL में चार्ज करी हुई है, एड बैक करते हुए तो यही लिखेंगे ना, डेप्रिसिएशन एड बैक करेंगे। तो प्रॉफिट के नाम पे इंपैक्ट इसका प्रॉफिट पे क्या आया होगा? आपने वहां डेबिट लिखा होगा, प्रॉफिट में से माइनस किया होगा। आज हमने ऐड बैक करना है, ऐड बैक के लिए पॉइंट है, पर लिखेंगे क्या? जिस नाम से है, जैसे डेप्शन, गुडविल, जो भी लिखते हैं उस पॉइंट से। नेक्स्ट चलिए, तो लोन फ्रॉम अमन 40 आया, लोन फ्रॉम बैंक हमने कितना पे किया जल्दी बोलिएगा? 10,000। मुझे लगता है 2 ही वर्ड थे। नेक्स्ट वर्ड चलिए, करंट लायबिलिटी में एक ही वर्ड है, क्या जल्दी बोलिएगा? टीपी। थोड़ी सी स्पेस का चक्कर पड़ेगा, फिर वही 3-4 लाइन छोड़ लेते हैं, 3-4 लाइन छोड़ लेते हैं। बोलिए जी, मैं यहाँ पे क्या वर्ड लिखूंगा पहले बताओ? वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बस, तो आपके वर्ड लिखना चाहिए कौन सा जी? वो पूरी लाइन है, अभी मैं थोड़ी लिखवा रहा हूँ, लाइन वही है वैसे। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन वही लिखना है हमने यहाँ पे, पर हम यहाँ पे सिंपल क्या लिख रहे हैं? बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, सिंपली। क्या नाम था मुझे बताओगे? क्रेडिटर क्या नाम है? टीपी। लो जी, बताओ कितने से कितना हुआ, जल्दी बोलो, कितने से कितना हुआ? कितना? 72,000 से 80, 10,000 का चेंज है, 10,000 का इनफ्लो। डन सर, चलो। मुझे लगता है लायबिलिटी साइड खत्म भी हो चुकी है, एसेट में चले तो मुझे सीधा नीचे चलना चाहिए, नोट पे।
नोट में मैं देख पा रहा हूँ पहली चीज थी शायद लैंड। लैंड चेक करिए अग्रवाल, देखिए बताना लैंड में परचेज है सेल है, क्या चीज है? परचेज कितने से कितने तक जी? सर लाख से 1,10,000। ओए ध्यान से, लैंड में बोल रहे हो ना? परचेज ऑफ लैंड 40 से 60 ना, तो 20 की परचेज है। साथ में बोलो क्या बड़ा बिल्डिंग है, वो भी शायद परचेज है, वो भी शायद परचेज है। कितने से कितने? 1,00,000 से 1,10,000, तो 10,000 का ये आउटफ्लो है, 2 हो गए। और मशीनरी में अभी देख के आया हूँ, वो भी परचेज है, अभी देखा था आपने कितने की? 30,000 की। देख लीजिएगा 3 वर्ड है, चेक करिए, तीनों कुदरती बात है, तीनों परचेज है, तीनों परचेज है। लैंड तो चलो मानना ही था, बिल्डिंग भी परचेज है, मशीनरी भी परचेज है, तो कुछ मुझे दिख नहीं रहा यहाँ पे। बोलिए हाँ, वो लास्ट में नेट कर लेंगे, वो वर्ड ना जाए, ठीक है। एनसीआई है, क्वेश्चन में चेक करो, एनसीआई है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नहीं, तो खत्म फिर। तो डेफिनेशन साथ के साथ मुझे याद आ गई यहाँ पे। वैसे आपको एक लाइन यहाँ पे लाइन लिखनी चाहिए, क्या? एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स कितने की थी? 18,000 रुपए की। गुड, अभी करेंगे, वो तो लाइन में चल रहे हैं, लास्ट में आएंगे। तो मैं टोटल नहीं करता, अभी लास्ट में रुक जाता हूँ। यहाँ तक बताओ सर कोई डेप्रिसिएशन की दूसरी साइड बैलेंस आ रहा होता तो क्या? फिर वो जी पहले तो एंट्री जाती है, आपकी बात पे आता हूँ। अगर आप कह रहे हो कि अगर यहाँ बैलेंस आया होता, फिर उसकी एंट्री आ रहा है यहाँ पे भी आती है, बिकॉज यहाँ एंट्री आने का मतलब यहाँ से निकलेगी तो यहाँ आएगी। एंट्री की बात करेंगे, ऐसा डिस्पोजल अकाउंट जैसे हम करते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन लगेगी, फिर वो यहाँ शिफ्ट होगी, फिर यहाँ से आंसर यहाँ पे आता है। इसलिए कह रहा हूँ कि ऑलरेडी इन्होंने 18 चार्ज कर रखा होगा, वो भी आएगा नहीं। जब भी डेप्रिसिएशन कम हो रही है तो सेल ही हो रही है। सेल हो रही है तो उसमें हमने डिडक्शन अकाउंट से बाहर निकाली होगी, वहां चार्ज की होगी, फिर यहाँ बैलेंस और बढ़ जाएगा। यहाँ बैलेंस सोचिए, कहाँ पे? जो यहाँ 18 आ रहा है आपका ये वाला, अब यहाँ पे मान लो 10 लिख देते, अगर मान लो दिख रहा हूँ, आप लिखना नहीं, 10 + 72 82, ये 54 है, तो ये बैलेंस बढ़ जाएगा। फिर टोटल डिडक्शन ज्यादा क्लेम करेंगे। 18 तो वो है जो ड्यूरिंग द ईयर है, तब कहीं ना जब कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन। वही कह रहे हैं, कहता कि कब आएगा इधर, मतलब इधर तभी आएगा वैल्यू, और कोई कारण नहीं है इधर वैल्यू आने ऐसा मैं कह रहा था जब ऊपर बैलेंस ब्रॉट डाउन 72 होता है और कैरी डाउन। का। वैसे मतलब ही नहीं, वही तो कह रहा हूँ आपको मैं, पॉसिबल ही नहीं। फिर मुझे ये एंट्री यहाँ पे घुमानी पड़ेगी ना। फिर यहाँ पे अगर आपके भी बात पे आता हूँ, अगर यहाँ मान लीजिए आप कह रहे हैं यहाँ पे क्या होता, लिखना नहीं है, यहाँ पे क्या होता, यहाँ कितना आता, ये 18 यहाँ जाता, फिर यहाँ मेरी किस पे इम्पैक्ट आता? परचेज पे, और इफेक्ट होगा। फिर परचेज तो मेरी बढ़ेगी, आपको कोई 214 से बैलेंस, फिर ये भी बढ़ेगा, ये टोटल बढ़ेगा, क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा ना वो। इसलिए कह रहा कि जो डिसाइडेड होगा ना, जो आप पॉइंट पूछ रहे हो, वो क्वेश्चन वैसे डिजाइन किया होगा कि उस पॉइंट पे हमें परचेज ज्यादा आ रही होगी पक्का हमारी, ये पॉइंट है। और देखिए जी, सो 2 बैंक की जगह बाय बैंक भी आ सकता है जी, अगर वहां पे बैलेंस कम हो रहा हो, जैसे आप कह रहे हैं 214 से, सेम की जगह डेप्रिसिएशन है, क्वेश्चन तेरे पास तो डेप्रिसिएशन भी आ सकता पहली चीज ये है जी, देखो फर्स्ट प्रेफरेंस डेप्रिसिएशन है, अगर कुछ नहीं दिया हुआ, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, फिर कम बैलेंस आ रहा है, मान लो, फिर सेल है। दूसरा रीजन ये चीज है, अगर दोनों नहीं है तो पहली प्रेफरेंस आप डेप मान लीजिए, पहली रीजन, ठीक है। चलिए जी आगे बताइए, कोई डाउट है बताइए जी, बोलो ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया था। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट था, डेफिनेशन ऐड कर दिया, और बताइए एनसीए है, देखिए नहीं, सीए में शायद पहला वर्ड इन्वेंट्री है, शायद पहला वर्ड देखना, इन्वेंट्री देख के बताइए क्या है, बताइए। नहीं आप सीधा आंसर बोल रहे हैं, 6,000 का क्या इनफ्लो आउटफ्लो, चलो ठीक है, फिर तो 6 का इनफ्लो, ठीक है। अगर टीयर भी है साथ में 68 का, ये आउटफ्लो हो गया 6800 का, ठीक है, 6800 का, ठीक है। और कैश तो आंसर ही था हमारा 800 रुपए नेगेटिव, बाद में देख लेंगे। और इसको चलो पहले थोड़ा कर देते हैं, ये हो गया। और लास्ट बचा डिविडेंड। डिविडेंड कौन सा है? इंटरिम, जो ड्यूरिंग द ईयर पे किया था मीन के लिए, इफेक्ट तो दोनों तरफ देगा। तो यहाँ लिखिए पहले नाम, इंटरिम डिविडेंड, अमाउंट थी शायद चेक करना, 52,000 पेड है, तो ब्रैकेट सर यहाँ पे ऐड बैक कीजिएगा, डिविडेंड के नाम से कितने रुपए है, 52,000। चलिए सर, कैसे जी, इफेक्ट तो दिखाना पड़ेगा जी, वो तो सेम आना ही था, तभी तो एडजस्टमेंट है, आंसर तो सेम आएगी आएगा। कैश फ्लो में जितने पॉइंट्स हम कर रहे हैं, कैश तो मैच करना ही है। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी डालते हो तो पे करते हो, तो नेट एंट्री तो वही हो जाती है, हमें पता है सैलरी कैश। हाँ, अब चेक करिए कि जब स्कीम होती है कि सर एमसीक्यू है तो कैसे दिखाना है, इसका पहले डाउट होता सर ये करने की जरूरत क्या है, ये एमसीक्यू तो दिखाने नहीं, तो अब दिखाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो टोटल कीजिए,
ये पहले इसको नेट कर लेते हैं, ये तो खत्म भी हो गया हमारा। कितना है जल्दी बोलेगा? 16 एक्टिव और लाइन वही लिखेंगे, नेट कैश में लिखेगा यूज्ड इन इन्वेस्टिंग। इसको कर लीजिए 52 62 फॉर 22 माइनस में 22,000 रुपए, ये भी नेगेटिव हो गया सर, ये भी नेगेटिव हो गया। इधर आ जाइए 52 सारा पहले यहाँ पे कितना आया, 72 यहाँ 72 और नीचे 81 पॉजिटिव, yes sir 81 200 ये बन गया 82, सापा चल रहा है 800 नेगेटिव। तो आप लिखेंगे क्या, नेट कैश यूज्ड इन ऑल एक्टिविटीज 800 रुपए। एड इसके अंदर सर ओपनिंग सीसीई वो 8,000 था शायद, हाँ जी, तो किसके इक्वल आ जाएगा, क्लोजिंग के, क्लोजिंग सीसीई, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के। तो ये क्वेश्चन थे जी आज हमने जो 2 कवर करे। नेक्स्ट क्लास में इसके साथ का 43 से स्टार्ट करेंगे, मे बी 1-2 लेक्चर में, वीक में, दिस वीक में इसके सारे लेक्चर्स आपके ये कवर हो जाएंगे।